आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भाकियों के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि एक बीजेपी नेता का स्वागत करने के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ में झड़प हो गई। दोनों ओर से डंडे चलने लगे। किसान ज्यादा थे इसलिए वो भारी पड़े और भाजपा कार्यकर्ताओं को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। अब इस मामले में बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान पुलिस ने वीडियो भी बनाया था, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। इस झड़प पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर हमारे मंच पर आए थे। अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़कर आओ, लेकिन दिखाना कि हमने गाजीपुर के मंच पर बीजेपी का झंडा फहराकर कब्जा कर लिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, प्रदेश में फिर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। याद रख लेना। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर मंच पर झंडा लगाकर कब्जा करेंगे तो उनका इलाज हम करेंगे। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूं कि मंच पर कब्जा करके किसी का स्वागत करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के लोग मंच पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर मंच इतना प्यारा है तो इस आंदोलन में शामिल हो जाओ। ऐसी बीमारी क्यों है? किसानों से अपील करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है, जिसका उदाहरण आज की गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा है। सभी किसानों से अनुरोध है कि इनके बहकावे में न आएं और अपने आंदोलन को बचाए रखें। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, अब वो आपको सुनवाते हैं। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी है, उन्हें कहती कुछ नहीं। आज नारेबाजी करते हुए जहां मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। तो ये हो या उन लोगों का इल्जाम है कि आप लोगों ने झंडे दिखाए और गाड़ी के शीशे खोले उनकी गाड़ियों के। अच्छा, हमारे वालों तो किसी ने फोड़े नहीं शीशे, अपने आप फोड़े। तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। मतलब अगर बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत होगी, ताकत होगी कि वे तलवार भी खोज कर ले जाएंगे। अगर तलवार होती तो तलवार किसी के हाथ से तलवार खुजती है? तलवार तो जो गाड़ी में छुपा कर जावे वही दिखाता है, लेकर भाग जा। ये पूरा 3 दिन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हर रोज आते हैं, यही पानीपत टोल पर आ रहा है। मतलब एक ही तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं। गाली गलौज भी हुआ, मार पिटाई भी हुई। वे गाली तो दे रहे थे, जब भी तो इधर से लोग गए वहां पे। आपकी तरफ के कितने लोग चोटिल हैं? कितने लोगों को लगी होगी, चोट लगी होगी। तो अपने पुलिस में कंप्लेंट करी कुछ? हाँ, दे रहे पुलिस में कंप्लेंट। पुलिस यहाँ मौके पे थी तो आप लोगों ने उनसे कहा, तो क्या कहा उन लोगों ने? पुलिस वाले तो और ही नहीं लग रहे थे, कहने कुछ नहीं कहा। पुलिस तो नहीं की है। पुलिस किसकी है? उन्हीं का तो साथ देती है पुलिस। भाई 28 तारीख में भी तो पुलिस यही थी। ये गुंडों को आज्ञा करके ये करते हैं और कुछ नहीं करती पुलिस। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी ये है कि उनको गिरफ्तार करो उनको। और अगर वे असली पार्टी के कार्यकर्ता थे, पहले तो आवे ही नहीं थे, बीजेपी के थे, अपने झंडे छोड़ के यहाँ पे और फिर भाग गए, तो इसका मतलब किराए के थे। बीजेपी के होते तो बीजेपी के तो नहीं हो सकते। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान वर्सेस बीजेपी देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी नेता का स्वागत करने के लिए जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। लाठी डंडे वहां पर चले। हालात ये हो गए थे कि वहां से बीजेपी नेताओं को जान बचाकर भागना पड़ा था। पत्थरबाजी भी वहां पर हुई थी। ये जो तस्वीरें इस समय आपके सामने, ये वही तस्वीरें हैं जब लाठी डंडे चल रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में मार पिटाई की जा रही थी। काले झंडे भी देखिए, कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पर काले झंडे भी हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और लाठी डंडे लिए हुए भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस भी तैनात है, लेकिन परिस्थिति इतनी ज्यादा हो गई थी कि कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब उस लड़ाई के बाद में, अब उस मारपिटाई के बाद में राकेश टिकैत कहते हैं कि तलवारें लेकर आए थे बीजेपी के लोग, वो खुद हमें धमकी दे रहे थे। हालांकि 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन धमकी राकेश टिकैत ने ये दे दी है कि हमारे मंच पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। अगर हमारे मंच पर कब्जा करने की कोशिश आप करेंगे तो बीजेपी छोड़कर आना पड़ेगा।
अगर हमें समर्थन देना चाहते हैं तो फिर आपको बीजेपी छोड़कर आना ही पड़ेगा। किसानों से अपील करते हुए भी साफ कह दिया है कि भाजपा अब आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है, जिसका उदाहरण आज के गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो हिंसा हुई वो है। इसीलिए अनुरोध भी किया है राकेश टिकैत ने कि इनके बहकावे में न आए, अपने आंदोलन को बचाए रखें। आपको ये बता दें कि 7 से 8 महीने का जो वक्त है वो गुजर चुका है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है क्योंकि वो थम नहीं रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि आंदोलन बेजान हुआ है, आंदोलन पर सवाल उठे हैं, सवाल हालांकि उठते रहे हैं पहले से ही, लेकिन उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत एक ऐसा नाम है जो कि आंदोलन को जिसने बचाए रखा है, अभी तक बचाए रखा है। आंदोलन की पैरवी की जाती है, आंदोलन की बात रखी जाती है। हालांकि राजनीतिक आरोप पहले से ही रखता आया है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया। भाकियू के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिनके स्वागत के दौरान ही ये हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ झड़प हो गई। दोनों ओर से डंडे चलने लगे। किसान ज्यादा थे इसलिए वो भारी पड़े और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान बचाकर भागना पड़ा। अब इस मामले में बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। में 3 खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जाट किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जाट जी, पहला सवाल आपसे ही होगा क्योंकि जो झड़प हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच में गाजीपुर बॉर्डर पर, अब बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि ये झड़प किसानों की तरफ से की गई है, किसान हावी हो गए थे क्योंकि वो ज्यादा संख्या में थे और कार्यकर्ता कम संख्या में थे। आप राकेश टिकैत कहते हैं कि नहीं जी, वो तो तलवारें लेकर आए थे और पत्थर लेकर आए थे। स्पष्ट करिए आप। इसको तो मौके पर वही इतना मैं कह सकता हूँ कि इस ढंग की घटनाएं लोकतंत्र में किसी भी प्रकार उचित नहीं की जा सकती। कोई भी कार्यक्रम कहीं भी चल रहा है, उस स्थान पर किसी अन्य का जो उस कार्यक्रम से संबंध नहीं रखता है वहां पर जाना, मैं सोचता हूँ ये अच्छा दृष्टिकोण नहीं है, अच्छी रणनीति नहीं है। अनावश्यक विवाद बढ़ाना, तनाव बढ़ाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और यदि दोनों तरफ से ऐसी भाषा बोलने लग जाए कि जैसे समानांतर शासन चल रहा हो तो और बुरी बात। तनाव तो किसानों की तरफ से बढ़ाया गया था ना, तनाव तो किसानों की तरफ से बढ़ाया गया था। कार्यकर्ता कम संख्या में थे, किसान उन पर हावी हो गए। तो ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता होते तो ये हावी हो जाते। ये जो है ना, कानून को हाथ में लेना, व्यवस्थाओं को हाथ में लेना, ये किसी के लिए उचित नहीं है। इसलिए शासन में शासन के जो नियम कानून है, यदि उनको तोड़ना भी हो तो कहकर तोड़ना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। आप गए और आपने, हमारी कम संख्या थी तो ज्यादा संख्या लेकर जाओगे, ये ध्वनि अच्छी नहीं है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। इसलिए इस भाषा से बचना चाहिए। अब एक बात बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जो थे अपने किसी नेता का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, अमित वाल्मीकि का, अगर वो स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, उनको वो स्वागत करके आ जाते, बीच में किसानों को भिड़ने की जरूरत क्या थी? इसलिए इस घटना की तो मैंने आपको शुरू में कहा, इसकी जानकारी जो मौके पर थे वो ज्यादा अच्छी दे सकते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है इसको अच्छी घटना नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है मर्यादा में रहते हुए आंदोलन करने के, लेकिन मर्यादा तोड़ने को किसी को भी अधिकार नहीं है। मर्यादा जहाँ टूटती है वहां किसी के लिए अच्छा नहीं, समाज के लिए अच्छा नहीं, और किसी आंदोलन के लिए अच्छा नहीं, सरकार के लिए अच्छा नहीं। ठीक है राहुल आनंद जी, अगर गाजीपुर बॉर्डर पर आप लोगों को कोई काम पड़ता है तो, और पता है वहां पर हालात कैसे हैं, पता है वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां लाठी डंडे लेकर भेजेंगे, तलवारें लेकर भेजेंगे? सबसे अहम बात यह है काजल जी
कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जो नेता बैठकर, वही नेता इसको छलनित करते हैं और बेइज्जती उसकी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो लोग हैं जो तलवार लेकर खड़े हैं और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के किस प्रकार से हैं। और दूसरी बात ये है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, झूठ बैठे बैठे वहां से लोग बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर सही में किसान आंदोलन का नेतृत्व सही दिशा में है तो जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की गई थी वो नहीं होनी चाहिए। अगर किसान असंतुष्ट होते हमारे तो वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो सवाल ये उठता है। दूसरा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ, जो आपने कहा कि आप वहां गए ही क्यों। देखिए, वो मुख्य सड़क पर बैठे हैं और कोई भी किसी भी जगह आ जा सकता है, ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप अपनी संयम को बरतिए। आप अगर बीजेपी के लोगों को देखकर अगर उत्साहित और अगर उनके ऊपर आप हमला करते हैं तो ये गलत चीज है। आप ही खुद कह रहे हैं कि आपसे मैंने सवाल ये पूछा है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे तो क्या लाठी डंडे लेकर भेजेंगे, तलवारें लेकर भेजेंगे क्या? देखिए, हमारे किसी कार्यकर्ता के पास ना लाठी थे, ना डंडे थे और ना तलवार थे। जो झंडा पकड़े थे, बस झंडा में जो चीजें लगी थी बस वही थे। और वहां पर जो वीडियो वायरल हुआ है मैंने भी देखा है, कल न्यूज पे भी चल रहा था, वहां पे तलवार लेकर किसके तरफ से लोग आ रहे थे, उनकी पोशाकें कैसी थी, ये भी एक बात चर्चा कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार के लोग वहां मौजूद थे। और दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि कहीं अगर असंतुष्टि होती है तो आप संयम रखिए, ना कि आप हमला करके विरोध को दर्ज करेंगे। ये सही चीज नहीं है, ये चुनौतीपूर्ण चीज है। चलिए आऊंगी मैं आपके सवाल पर, और सवाल यही होगा कि क्या हिंसा से अब बीजेपी आंदोलन को खत्म करना चाहती है? लेकिन हमारे साथ इस समय आरबी उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी, जैसे हालात इस समय हो चुके हैं, देखिए वीडियो सामने आती है, उसमें किसान बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार पिटाई करते हैं, उनके साथ में बीजेपी कार्यकर्ता किसानों से मार पिटाई करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तस्वीर एकदम निंदनीय है। ऐसा सोचने वाली तस्वीर भी नहीं है, क्योंकि आंदोलन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि राजनीतिक आरोप अब से नहीं, बहुत पहले से लगता आ रहा है। अब ये हिंसा में आंदोलन तब्दील होता जा रहा है, अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। देखिए कागज हिंसा की निंदा की जाए, बिल्कुल, और मैं हिंसा की निंदा करता हूँ। देखिए कोई आंदोलन है, आंदोलन का अधिकार भी इस देश के संविधान में दिया। तो अगर कोई ये कहता है कि वो उचित है या अनुचित है तो ये देखिए न्यायालय का मामला है, हम ये फैसला नहीं ले। और कोई भी आंदोलन स्थल होता है, काजल में आंदोलन कवर करता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ, तो वहाँ पुलिस का बंदोबस्त होता है। और पुलिस का जो बंदोबस्त होता है वो इसीलिए होता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस आंदोलन में आके हिंसा न कर सके या हिंसा न हो। मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक पदाधिकारी बीजेपी के आ रहे थे तो ठीक है, स्वागत का अधिकार है, लेकिन वो स्वागत थोड़ा आगे पीछे हो सकता था। मान लीजिए धरना स्थल है, उससे 1 किलोमीटर आगे कर लीजिए, 1 किलोमीटर पीछे कर लीजिए, स्वागत ही तो करना है जी। तो ये पोजीशन नहीं आई। अब देखिए, किसानों ने भी अपनी नाक का प्रश्न बना लिया है काजल, और बीजेपी ने भी अपनी नाक का प्रश्न बना लिया है। और जबकि कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन का जो रास्ता है वो बातचीत से तय होता है। यहाँ आप देखेंगे बातचीत बंद है। किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि भाई नहीं, किसी कानून वापस लेने पड़ेंगे। क्यों भाई, उसमें बदलाव कर लो। बदलाव करके भी कानून को निष्प्रभावी किया जा सकता है। उधर बीजेपी है, बीजेपी भी कहती है कि हम बात नहीं करेंगे, हम कानून वापस नहीं। यानी दोनों तरफ से नाक का प्रश्न है, ये ठीक नहीं है। आंदोलन में एक बीच का रास्ता होता है, वो बातचीत से निकलता है। यहाँ बातचीत बंद है। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं। भाई 1 फोन कॉल की दूरी पर है तो फिर वार्ता क्यों बंद? बिल्कुल, कहीं बैठ के सरकारों को गहन चिंतन करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इतने दिन से जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठा है, और देखिए किसान की जो शंकाएं हैं वो भी नाजायज नहीं है। इससे पहले किसान, देखिए आजादी के इतने सालों बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा है। और अगर पॉलिटिकल पार्टियां या सरकारें कहने लगे किसान बहुत खुश है तो ये बात गले नहीं उतरती है। कोई खेती नहीं करना चाहता। मैं भी किसान का बेटा हूं और मेरे ख्याल से बीजेपी के मित्र मेरे बैठे हैं, ये भी शायद किसान परिवार को सब बिलोंग करते होंगे पीछे से। तो किसान के हालात क्यों नहीं बदले? जो उसकी जमीन थी वो कम होती चली जा रही है। पहले 100 बीघा का काश्तकार था, आज 5 बीघा रह गई। यानी फैमिली मेंबर बढ़ते गए। रोजगार कहीं है नहीं, मजबूरी में वो वहीं खप रहा है।
तो देखिए, जब तक आप किसान के, गांव के, खेती के हालात नहीं सुधारेंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। चंद लोगों की, 4 लोगों की तरक्की देश की तरक्की नहीं हो सकती, और क्या 4 लोगों का विकास देश का विकास नहीं हो सकता। समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही देश का और समाज का विकास कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आपसे छोटा सा रिएक्शन लूंगी। क्यों नहीं किसानों के हालात सुधर पाए हैं? क्यों किसानों को मजबूरन 7-8 महीने से वहां पर बैठना पड़ रहा है? बहुत वक्त गुजर चुका है। देखिए अगर मैं की बात करें, हाँ, अभी किसान के पास आता हूँ, मैं खुद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, तो और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है और लोग भी मैं कार्य अभी की जो सरकार है, जो 20-21 का जो बजट आया था, उसमें 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे किसान के लिए, वो कृषि के लिए था। इसके पहले 57,600 किए गए थे। तो आपने देखा कि अंतर है। अगर चलो थोड़े से के लिए हम लोग मान लेते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं बड़े भाई, उन्होंने एक बात कही कि किसानों की स्थिति क्या है। तो जो अगर किसानों की स्थिति 2014 के पहले सामान्य थी, तो फिर 8 वर्ष तक क्यों है? तो हमने अगर जो बदलाव की प्रक्रिया, आत्महत्याएं तो हमेशा से करते आए हैं किसान, सामान्य स्थितियां कहाँ थी? मैं काजल जी उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि अगर 2000 पहले किसान बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छा था, तो फिर इस कानून को बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इस कानून में किसी भी प्रकार का काला कहाँ है? मैं अपना प्रश्न रखूंगा आपके सामने, जिससे मैं आपको मैं 3-4 सवाल रखूंगा, जिससे मैं पूछना चाहूंगा किसान नेता से कि मुझे इस बात को वो अपडेट करे कि काला कहाँ है और किस प्रकार से है। और जहां तक किसानों को लेकर जो योजनाएं चला जा रही हैं, तो सरकार की तरफ मोर ड्रॉप पर क्रॉप का भी एक नारा दिया गया था, जिससे सारे भूमि में जल का वितरण करने के लिए बनाई गई प्रणाली। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है। और मैंने आपको एक मिनट राहुल जी आप बार बार यही बात बोलते हैं कि कानून में काला क्या है। अब किसान उस पर एक ही जवाब देते हैं, और जवाब आपको पता है कि उनको पसंद नहीं है। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अगर कानून किसानों के लिए बना है, उनको पसंद नहीं है, तो फिर क्यों बनाना? फिर किसके लिए आपने बनाया है? काजल जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं आपको दूसरा जगह ले जाऊंगा। हमारे देश में हर चीज के लिए कानून बने हैं। हमारे देश में दहेज प्रथा के लिए भी कानून बने हैं, फिर भी लोग दहेज लेते हैं, लेकिन जब पता चलता है तो कार्रवाई भी होती है। वो भी एक कानून का हिस्सा है। हमारे यहाँ RTI कानून बना, हमारे यहाँ ड्राइविंग के लिए कानून बना, हमारे यहाँ हर प्रकार का कानून बना है। कोई अगर मर्डर भी करता है तो उसके लिए भी सजा है। तो कानून बनाया जाता है चेंजिंग लाने के लिए, समाज में जरूरत के हिसाब से। साफ है, सरकार पीछे नहीं हटेगी, इतना साफ है ना? देखिए, ये स्पष्ट है कि सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। और जहां तक मैंने आपको एक चीज और कहा, अगर किसानों को कानून थोपने हैं। नहीं काजल जी, यहाँ जो किसान संगठन बैठा है वो सब मात्र 40 किसान संगठन है। और अपने देश की अगर डाटा उठाकर देखिएगा तो 600 से ऊपर किसान संगठन है। मैंने अपने शुरुआत में ही अपना एक प्रश्न रखा था कि अगर इस कानून से किसान असंतुष्ट है, तो फिर इतनी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार और खरीदारी कैसे हो रही है? पहला सवाल तो यही है। यही पे इस किसान आंदोलन को फीका पड़ता है। और जहां तक कानून की बात हम करते हैं, जवाब दीजिए रामपाल जी, जवाब दीजिए। अगर किसान ना खुश है तो फिर इतनी रिकॉर्ड पैदावारी कैसे हो रही है? जवाब दीजिए। रिकॉर्ड पैदावारी होने के उपरांत भी किसानों को उनकी उपजों के दाम नहीं मिलते। रिकॉर्ड पैदावारी कम हो तब भी किसान पिटता है, रिकॉर्ड पैदावारी हो तब भी किसान पिटता है। ये जो भावों का अंतर है और भावों के कारण जो किसान का पिटना है, इस कारण से उसको उसकी जेब में जो उसने खर्च किया है खेती करने में, वो भी वापस प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से किसानों की दुर्दशा है। तो शुरू से तो यहाँ समस्या रही वो रही किसानों को उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य जोड़ दिया गया है ना रामपाल चाट जी। अब तो राजनीति से जोड़ दिया गया आंदोलन को। यदि लोकतंत्र में राजनीति से तो बहुत पहले से जोड़ा जा रहा है किसान आंदोलन को, आज से नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि समर्थन आपको मिलता है। काजल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि कोई आंदोलन राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे मिला जुला हो, सरकार का काम ये नहीं है कि उसको कंडेम करे। सरकार का काम है जो उसमें तो उचित बात है, किसी की भी हो, चाहे राजनीति वाले की हो, चाहे गैर राजनीति वालों की हो, तो उचित बात तो सरकार ने कह दी ना। उचित बात तो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी कृषि मंत्री की तरफ से। जब बातचीत करने के लिए किसान संगठन जाते हैं, प्रेजेंटेशन कृषि मंत्री की तरफ से दिखाई जाती है। उनको जो उचित लगा वो तो कर दिया ना उन्होंने। नहीं, अभी भी भारत सरकार को उचित लगता है
न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा, इसको ही उचित मानते हैं, उसका कानून आज तक भी नहीं बनाया। इसलिए उसका कानून बना लो ना, ये किसानों की मुख्य समस्या है, जिससे उनको उनकी उपजों के दाम मिलने की गारंटी हो जाए। किसान आंदोलन को लेकर चल रही राजनीति को लेकर होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, लगातार कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए किसानों की साजिश है और किसानों के पीछे विपक्षी पार्टियां हैं। जवाब क्या होगा आपका? किसान आंदोलन, किसान मुद्दों पर चले, यही बढ़िया है। यदि राजनीति भी करनी तो किसी को मना नहीं, लोकतंत्र में राजनीति कर सकता है, लेकिन वो राजनीति कहकर करे वो अच्छा है, सामने आकर करे वो अच्छा है। किसी के पीछे खड़े होकर राजनीति करना ये उचित नहीं है। ये राजनीति करने का हर एक अधिकार है, लोकतंत्र में राजनीति होगी ही। ये राजनीति के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। लेकिन राजनीति करने वाले स्पष्टता रखें, खुले में कहें हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, फिर राजनीति में एक दृष्टिकोण हो। बीजेपी को हराने की धमकी तो किसान दे चुके हैं ना, कि बीजेपी को हराएंगे उत्तर प्रदेश में, और कहा तो ये भी जा रहा है कि बंगाल में जो बीजेपी हारी क्योंकि वहां पर किसानों ने मोर्चा खोला था। जवाब दीजिए। काजल, पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव था वो अपना ढंग का चुनाव था। ममता दीदी उसका सेंटर फिगर थी, इस कारण से सारा चुनाव वहां लड़ा ममता दीदी ने। राकेश टिकैत भी तो बीच में जाते हैं ना, वो भी वहां पर पंचायत कर लेते हैं। उनको उस समय जाने की जरूरत क्या पड़ी थी जब वहां पर प्रचार चल रहा था? वो बाद में जा सकते थे या फिर पहले जा सकते थे। इसलिए कौन चुनाव प्रचार के लिए जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये किसानों ने तय नहीं किया। यदि कोई भी जाना चाहता तो स्वतंत्र सब जा सकते हैं, कोई नहीं जाना चाहता मत जाओ। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, पश्चिमी बंगाल में चुनाव हो गए, बीजेपी हार गई, क्या किसानों को वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया? पश्चिमी बंगाल पूरे बीजेपी को हराने का मकसद था आपका, बीजेपी को हराने का। मेरा सवाल आपसे ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर राकेश टिकैत वहां जाते हैं, पंचायत करते हैं, चुनाव प्रचार हो रहा था, तो उसी बीच में क्यों गए? बाद में जा सकते थे, क्योंकि बीजेपी को हराना मकसद था आपका। काजल, इसका उत्तर तो राकेश टिकैत से पूछना। मैं राकेश टिकैत का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए राकेश टिकैत क्या करते हैं वो जाने। किसानों के तो है ना, किसानों का पक्ष तो आप रख रहे हैं, किसानों का पक्ष तो आप रख रहे हैं ना। मैं किसानों का पक्ष मैं भी रख रहा हूँ। हाँ। तो मैंने ये कहा है कि हमारा सारा आंदोलन सत्याग्रह के आधार पर चलेगा। किसी से भी शत्रुता, किसी से भी कटुता ये हमारा आंदोलन नहीं आने देंगे। और इसके लिए मैंने 14 दिसंबर को, 28, 29, 30 दिसंबर को और फिर 30 जनवरी को लगातार अभ्यास किए, और आगे भी हमने। चलिए, जैसा आप बता रहे हैं वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। रामपाल जी, जैसा आप बता रहे हैं वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। राहुल जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? काजल जी, योगी जी के बोलने के पहले आपने किसान नेता से एक सवाल पूछा था कि अगर जब किसान आंदोलन और जो किसान बिल आया वो इतने खराब हैं, तो फिर इतनी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी और पैदावार कैसे हो रहे हैं? पहला। दूसरा बात ये था मेरा कि सांता कमेटी के अनुसार मात्र 6% किसानों को ही एमएसपी रेट पे खरीदारी की जाती है, बाकी 54% की खरीदारी नहीं की जाती है। ये एक सच्चाई है। अगर 94% किसान एमएसपी से बाहर हैं, तो ये 6% के किसानों के हित के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तीसरा ये है कि क्या किसानों को सरकारी मंडियों और मंडी शुल्क के बंधन से मुक्त करना कालापन है? और आपने इनसे एक और सवाल पूछा था कि राकेश, जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि इस प्रश्न का सवाल आप राकेश टिकैत जी से पूछिए, तो यही पता चल जाता है कि इनमें तो आपसी समन्वय भी नहीं है। और मेरे पास सवाल बहुत हैं, जवाबें भी बहुत मिल सकती हैं, लेकिन जो 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 इसकी जो रचना है, जो इस आंदोलन की रचना है, अगर उसको कहीं भी देखा जाए तो वो बीजेपी वर्सेस विपक्ष होकर रह गया है। और मैं अभी भी कहता हूं, सरकार आपके साथ बैकफुट पे है। सरकार जितनी फ्लेक्सिबल है उतनी तो शायद हो ही नहीं सकती है। अगर किसान आंदोलन की पवित्रता की बात करें, अगर उसकी पवित्र आत्मा की भाव की बात करें, तो वो घृणित हो चुका है। इसका एग्जाम्पल पल पल मिलता रहा है, चाहे वो वहां रेप से हो या तेल डालकर आदमी को जला देने से हो या अन्य भी घटनाओं से हो जहां पर खालिस्तानी समर्थक तक जुटे थे। तो मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि आंदोलन अगर करके अगर आपको फायदा ही नजर आ रहा है, नुकसान आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर इसमें आंदोलन किस चीज के लिए हो रहा है? ठीक है, जवाब लूंगी उपाध्याय जी। राजनीति से तो आंदोलन को जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए काजल, कोई भी आंदोलन हो
राजनीतिक नहीं होता। राजनीतिक प्रतिबद्धताएं किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ी होती है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं समर्थन मिलता है। बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी किसान आंदोलन होता था तो बीजेपी सपोर्ट करती थी किसान आंदोलन को, ये नहीं है। मुझे खूब ध्यान है राजनाथ सिंह जी खुद जाते थे धरना स्थल पर, और जहां भी कार्यक्रम किसानों का होता था वो खुद वहां प्रेजेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करा। तो ये कोई नई बात नहीं। देखिए आंदोलन के पीछे जो दिक्कत है, अभी देखिए बीजेपी के मित्र ने भी कहा कि भी 6% एमएसपी पर खरीदारी होती है, यानी एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी न मिलती थी, न मिल रही है और न मिलेगी। रहा बम्पर फसल मान लो पैदावार होती है, बम्पर फसल पैदावार करने का फायदा किसान को नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, क्यों? सस्ता बेचना पड़ता है उसे माल, कम फसल पैदा होती है, रेट अच्छा होता है। तो देखिए बम्पर फसल का जहां तक प्रश्न है उसका बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए ना। उसने मेहनत की है, बम्पर फसल पैदा की है, बल्कि मैं तो कहूंगा उसे और एक इंसेंटिव मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, लेकिन उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता। मैं किसान परिवार से हूं, मैंने देखा है आलू ज्यादा पैदा हो गया फेंकना पड़ेगा, सड़ जाएगा। प्याज ज्यादा पैदा हो गई वो फेंकनी पड़ेगी, सड़ जाएगी। गन्ना ज्यादा पैदा हो गया आग लगानी पड़ेगी, यानी उसकी चीनी नहीं बढ़ी। व्यवस्था की जरूरत है। आप देखेंगे 2 रुपए किलो किसान को मिलते हैं और कंज्यूमर को वही चीज 20 रुपए किलो में मिलती है, यानी जो पैदा कर रहा है उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। जो बिचौलिए हैं, जो अंतिम व्यक्ति को जो चीज मिली है 20 रुपए यानी 18 रुपए किलो कमा रहे हैं। तो ये जो खेल है ये खत्म करना पड़ेगा, डायरेक्ट किसान को बेनिफिट मिले। कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करने पड़ेंगे, और वो बिना कानून के संभव नहीं है। किसान के पास उतनी पूंजी नहीं है, और पूंजीपति अपनी पूंजी लगाएगा तो वो मुनाफा भी कमाएगा। अब किसानों को भी ये समझना होगा कि जो नए कृषि बिल हैं उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, ये नहीं है कि सब कुछ कमियां ही हैं। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो आलू फेंकना नहीं पड़ेगा, सड़ेगा नहीं, टमाटर नहीं सड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और फिर वो अपना बनाएंगी। हाँ, सरकार की मॉनिटरिंग जरूरी है कि ये ना हो किसानों का शोषण हो, वो एश्योर करना पड़ेगा। क्यों प्राइवेट कंपनियां। कृषि कानून को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कृषि कानून में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी है, दोनों का मिश्रण है। देखिए पूंजी निवेश कृषि में जरूरत है। अगर पूंजी निवेश नहीं होगा कृषि में तो कृषि का जो एक व्यवसायीकरण होना चाहिए वो नहीं होगा, और वो घाटे का सौदा थी। कोई भी सरकार रही हो, सरकारें आती रही जाती रही, किसान वहीं मरता रहा। मैं छोटी सी बात हमारे दर्शक भी समझ लें काजल, में बता दूं। बिल्कुल। पेट्रोल के दाम जिस रेशो में बढ़े, माननीय जो भी सांसद हैं, एमएलए हैं, इनके वेतन जिस रेशो में बढ़े, सरकारी कर्मचारी के वेतन जिस रेशो में बढ़े, क्या एमएसपी उस रेट में बढ़ी? नहीं बढ़ी। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है। यानी महंगाई क्या माननीय एमएलए और सांसदों और सरकारी कर्मचारी के लिए होती है। हाँ। किसान पर उसकी मार नहीं पड़ती है क्या? हाँ। मान लो डीजल का रेट बढ़ गया तो किसान की एमएसपी का रेट भी बढ़ना चाहिए ना। जिस रेशो में डीजल का रेट बढ़ा है उस रेशो में बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। वो नहीं बढ़ती, वो कर्ज में डूब जाता है। सरकारें आती रही जाती रही, किसान मरता रहा, और सारी सरकारों ने कहा कि हमने किसान का भला किया। विगत में जो सरकारें आजादी के इतने सालों बाद तक रही, लेकिन किसान का भला क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है। रहा आंदोलन, देखिए राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी नहीं है। वो चाहते हैं, इलेक्शन भी लड़े हैं, हारे। अगर जनता में इतने लोकप्रिय थे तो इलेक्शन नहीं हार पाती। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षी होना कोई लोकतंत्र में पाप नहीं है, बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। उसका पैरामीटर जनता है, जनता की अदालत है, वो तय करती है कौन नेता हमारे लिए ठीक है, कौन नेता गलत है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। ये बात अलग है कि नेताओं का रुख बदल जाता है जब वो विधायक बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। हाँ। तब जनता के सरोकार भूल जाते हैं। हाँ। चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। क्यों काजल, ये भी समझ लें, पूंजीपति चंदा देता है। हाँ।
किसान तो वोट है ना, किसान तो वोट बैंक है। पूंजीपति करोड़ों रुपए लगा देगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसान के पास कुछ है ही नहीं, तो किसान की कोई सोचेगा क्यों? किसान की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जिस रेशो में किसान है उस रेशो में आप दलितों को आरक्षण देते हैं, किसान को आरक्षण क्यों नहीं देते हैं भाई? सत्ता में भागीदारी दे दो, वो अपना सुख दुख खुद बांट लेगा, अपने लिए कानून बना लेगा, वो मोहताज नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, मेंबर पार्लियामेंट चुना था। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उपाध्याय जी की कई बातों पर जवाब आप देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं उपाध्याय जी को एक बात बता दूं कि जो एमएसपी की बात इन्होंने की, तो एमएसपी का रेट भी बढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि उड़द और तुअर का जो एमएसपी रेट 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। अगर आप 2021 का डाटा उठा के देखेंगे तो तिल का 6855 था, अभी 7360 है, यानी 452 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और उसी तरह तुअर है जो 6000 है, अब 6300 कर दिया गया, यानी 300 की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार करके मेरे पास सारे अन्य फसलों के भी हैं, एमएसपी जरूरत के हिसाब से बढ़ाई गई है। एक मिनट सुनिए, डीजल अभी कहीं भी है तो वो 100 के आसपास ही है, उसको भी कम करने की बात चल रही है। डबल में आपको मैं बता रहा हूँ, डबल में और रेट में दोनों में अंतर होता है और जल्दी ही ये गिरेगी। एमएसपी की रेट बढ़ाई गई है। एमएसपी की निर्धारित जो की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? लागत के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है एमएसपी को। और आप देखिए तो बढ़ाया भी गया है उपाध्याय जी। जब पहले उड़द का जब पहले मूंगफली 5275 रुपए थी, उसको सीधे 5600 कर दिया गया। तो ये जो 300 या 350 की जो बढ़ोतरी है वो एक साल के अंदर की गई है। अगर उधर दाम बढ़ा है तो एक साल के अंदर दाम बढ़ाए भी गए हैं। एक साल में महंगाई जितनी बढ़ी क्या उतना रेटों में बढ़ा? देखिए, मैं आपको 200 रुपए मिलते थे, तब गेहूँ 5 रुपए किलो था। अब मैं आपको समझाता हूँ उपाध्याय जी। देखिए, जब सरकार किसी भी रणनीति को जब तैयार करती है और जब तैयार करती है तो उस उपलक्ष्य में बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है। ये जो कृषि कानून जो आया वो इसीलिए आया और यही कहा गया कि जो सरकार के जो सब्सिडी पे जो हमारे किसान आश्रित रहते हैं उनको ओपन मार्केट मिले, ताकि वो अगर एमएसपी का रेट अगर कहीं कम निर्धारित किया गया है तो वो ज्यादा में बेचे। यही सरकार का योगदान। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। वो लगेगी तभी तो जाकर हमारा किसान सशक्त होगा। लोगों को आज मैं ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मैं व्यापार भी करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं उस फसलों को बेचूंगा, अच्छी कीमत पे बेचूंगा। मैं सरकार के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली उसका उपयोग करके मैं आगे बढ़ूं। ये नया ट्रेडिशन है। ये जो ट्रेडिशनली जो बात हम लोग करते आते हैं ना कि परदादा, दादा, फिर पिता, फिर उसका बेटा, उस चीज से बाहर निकलने के लिए कृषि कानून है। यही तो अमल करना है। मैं इस पे सरकार ने भी खुला निमंत्रण दे रखा है बैठकर विचार करने की, लेकिन ये जिद से हटना होगा। बिल्कुल उपाध्याय जी, आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा जवाब उपाध्याय जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, ये कह देना प्राइवेट मार्केट में लूट मार है, सरकार का संरक्षण नहीं होगा, दम तोड़ देते हैं। आप न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं ना, और पूरे कानून है कि न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। एमएसपी के साथ ऐसा क्यों नहीं है कि सरकार ये तय कर दे कि बिल्कुल एमएसपी मिलेगी, कि सरकार भरपाई करे उसकी। अगर मान लीजिए कहीं कोई नुकसान है, ज्यादा बम्पर फसल हो गई, फेंकनी पड़ती है। आनंद जी, मैं किसान हूँ, मुझे पता है। मैंने पूरी मेहनत की, पैसा लगाया, आलू पैदा किया, और आलू की खरीदारी न तो कोल्ड स्टोर में जगह मिली, न कोई खरीदार मिला, वो सड़ गया, वो फेंकना पड़ा, और मेरे ऊपर जो कर्ज था उसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। तो कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी या नहीं लेगा? मुझे बता दें आप। देखिए, उपाध्याय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एमएसपी की जो रेट का जो निर्धारण किया जाता है, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। 2014 के पहले मोदी जी ने भी कहा था कि एमएसपी तो होनी चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। मैं भी इस चीज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस समय जो किसानों की जो हालात थी और अब में काफी अंतर है। और हमने किसानों के लिए आगे बढ़कर 2 कदम काम ही किया है। और काम तो किया, लेकिन किसान उससे खुश नहीं है, किसान उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, किसानों को हमने जागरूक। चलिए रामपाल जाट जी का रिएक्शन ले लेते हैं। बोलिए रामपाल जी, बोलिए, बहुत देर हो गई उनको सुनते हुए। कहना चाहूंगा काजल ठाकुर जी। पहली बात, यदि सरकार ईमानदारी से किसानों को उनका दाम देना चाहती है तो जब एमएसपी तय करती है तो जैसे कर्मचारियों के वेतन को उन्होंने मूल्य सूचकांक से जोड़ा हुआ है, प्राइस इंडेक्स से, इसको भी प्राइस इंडेक्स से जोड़ देना। तो यदि प्राइस इंडेक्स से जोड़ते हैं तो ये किसानों को घाटा नहीं होगा।
दूसरा जो खरीद का विषय है, अभी जो 6% की बात चल रही थी, ये तो 2015 की पहले की बातें हैं। इसलिए उस सर्वे को, जो शांता कुमार कमेटी का सर्वे था, जो NSS की रिपोर्ट के आधार पर था, उसको छोड़ो। आप तो इसको 94% जो इससे वंचित हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार भी, तो उनको 94% को MSP सुनिश्चित करो ना। और इसके लिए आप जिन कानूनों की बात करो, हमने 20 वर्ष इसमें होमवर्क किया है। 20 वर्ष जो आपने होमवर्क किया, उसमें 2017 का आदर्श कृषि उपज मंडी कानून, उसकी धारा 41, उसमें भी लिखा हुआ है कि MSP से कम दामों पर कोई भी फसल नहीं बिकेगी। ये मैंडेटरी प्रोविजन होगा, उसको लागू कर दो ना, उसके लिए कानून ले आओ ना। उसका कानून नहीं लाएंगे, इसलिए जो उनको करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। यदि सरकार को कृषि की दिशा को ठीक करना है, कृषि और किसान को संकट से मुक्त कराना है, तो पहले तो अपना पूर्वाग्रह छोड़े। जो भाजपा ने अपना बनाया था मैनिफेस्टो, उसका अनुसार ही चल रहे। इन्होंने खुद ने कहा था न्यूनतम समर्थन। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन सर, समय कम है, छोटा सा रिएक्शन। हाँ उपाध्याय जी। किसानों की दुर्दशा के लिए क्या किसान नेता जिम्मेदार नहीं है? दुर्दशा के लिए, बदहाली के लिए किसान नेता जिम्मेदार नहीं है कि सरकारों के साथ कोई समन्वय न बनाते हुए हमेशा विरोध की भाषा बोलते हैं। और कुछ मिलना चाहिए सरकारों से, अगर किसान को तो उसको नहीं मिलने देते हैं। मेरा मानना ये है। राहुल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी बात पे। आती हूँ रामपाल जी, लास्ट कमेंट। राहुल जी आपका भी समय कम है, बोलिए जल्दी। मैं उपाध्याय जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए काजल। हाँ बोलिए। किसानों की जिम्मेदारी तो है ही, वो यदि शासन किसानों का पक्ष बनाना शुरू कर दे, किसान का बैंक बना दे, किसान राज दिया है, बनाएंगे ना, हम मांगने वाले क्यों बनेंगे? अभी तो हम राजनीति चमकाते हैं, किसान बाढ़ में गया। उपाध्याय जी, अभी तो हम मंगता बड़े हुए हैं, इसलिए हम इस मंगतापन से निकले और हम हमारा राज स्थापित करें। हम हमारा वोट हमारा और राज किसी का। लेकिन रामपाल जी, जो किसान नेता राजनीति से जुड़े हुए हैं या जिनका बैकग्राउंड रह चुका है, आप उसको नहीं नकार सकते हैं। आप राकेश टिकैत को नहीं नकार सकते। जिस तरीके का राजनीति का आरोप उन पर लगता है और जैसी जैसी वो धमकियां देते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, बीजेपी बंगाल में हारी है तो वो हमारी वजह से। जितनी प्रॉपर्टी टिकैत जी की बढ़ी, क्या आम किसान की प्रॉपर्टी बढ़ी है? इसलिए काजल ठाकुर की प्रॉपर्टी अंधाधुंध बढ़ती है, कहां से पैसा आता है किसान नेताओं को? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की बहुत कमी है। जैसे हालात इस समय किसान आंदोलन को लेकर हो चुके हैं, जाहिर सी बात है इसमें कोई शक नहीं बचा है। अब तक राजनीति थी, लेकिन अब चुनावी राजनीति इसमें हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।